हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं रिबॉन्डिंग और स्मूथिंग से रिलेटेड आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आई हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके रिबॉन्डिंग और स्मूथिंग से लेके। तो इन सब के क्वेश्चंस के जो आंसर है ना, वो मैं आज आपको क्लियर करूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस किस प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है रिबॉन्डिंग और स्मूथिंग से रिलेटेड सबको। तो सबसे पहले ये बात क्वेश्चन है कि विच क्रीम, कौन सी क्रीम वी हैव टू यूज़ इन स्मूथनिंग फॉर सेकेंड टाइम, कि सेकेंड टाइम में मैं कौन सी क्रीम का यूज़ करूँ स्मूथनिंग की। बिकॉज आई ऑल्सो डन अ स्मूथनिंग बिफोर 1 मंथ। मैंने 1 महीने पहले ही स्मूथनिंग कराई थी और मैं दूसरी बार यानी 1 मंथ पहले उन्होंने कराई थी, शायद उनकी सही नहीं हुई। वो कह रहे हैं कि 1 महीना हो गया है और मैंने फिर से रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग करानी है, जो भी आप करवाना चाहते हैं स्मूथनिंग के लिए। तो कौन सी क्रीम यूज़ करो। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि 1 महीने में पहली बात, आपकी रिबॉन्डिंग अगर आपने 1 महीने पहले करी है तो वो ख़राब नहीं होती। ठीक है, रिबॉन्डिंग कम से कम 6 महीने तक तो आराम से चलती है। और मीन्स टू से कि अगर 1 ईयर भी निकाल जाती है, क्योंकि लेंथ जो है ग्रोथ हमारी हेड से होती है, लेकिन नीचे वाले हेयर तो हमारे रिबॉन्डिंग ट्रीटेड ही होते हैं ना, केमिकल ट्रीटेड ही होते हैं, तो वो तो स्ट्रेट ही रहते हैं, तो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। दूसरी चीज़ ये है कि आपने 1 महीने पहले रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग कराई है, लेकिन आपको अब फिर से स्मूथनिंग नहीं करानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि 1 महीने में अगर आप फिर से सेम ट्रीटमेंट लोगे ना, तो आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे और शायद श्रिंक भी हो जाएं, क्योंकि डबल ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो प्लीज़ ऐसा मत करें। ऐसा करने से आपके बालों पे बहुत इफेक्ट पड़ सकता है, बहुत ही ज़्यादा रफ हो सकते हैं, डल हो सकते हैं। अगर आपको फिर से ट्रीटमेंट लेना ही है, कम से कम 6-7 महीने का गैप दें। 2 बार 1 महीने में 2 बार रिबॉन्डिंग आना कोई इट्स नॉट अ गुड, ठीक है, फॉर योर हेयर्स। तो आप जैसा लगते हो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगोगे अगर आपके बाल ख़राब हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। फिर बालों को बढ़ने में भी तो टाइम चाहिए होता है ना, ऐसे तो नहीं। तो प्लीज़ ऐसा मत करें। आप 1 महीने में बाद में स्मूथनिंग ना करवाएं। अगर क्रीम की बात है तो आप मान लीजिए आपने 6 मंथ वेट कर लिया और सेकेंड टाइम आपने कौन सी क्रीम यूज़ करनी है, तो आप नॉर्मल वाली क्रीम यूज़ करें, या फिर मैट्रिक्स की एक सेंसिटिव आती है, सेंसिटिव, ठीक है, वो पर्पल से और ब्लैक से पैकिंग में आती है, वो वाली यूज़ करें। ये वैसे तो ये मत कीजिए आप। ठीक है, मैंने गैप दिया है कि 6 to 7 मंथ्स का गैप देने के बाद ही ये ट्रीटमेंट फिर से करें, अदरवाइज़ ना करें। और उसका भी प्रोसेस थोड़ा अलग से होता है, क्रीम अलग से होती है, प्रोडक्ट अलग होता है, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से। लॉरियल, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रिबॉन्डिंग एक्सटेंसो लॉरियल हेयर स्मूथनिंग क्रीम एंड यूज़ मैट्रिक हेयर मास्क, इज़ इट पॉसिबल। ये कह रहे हैं कि मैंने स्मूथनिंग लॉरियल की कराई है, तो क्या मैं मैट्रिक्स का हेयर मास्क यूज़ कर सकती हूँ। देखिए, पहली बात तो हम रेकमेंड करते हैं कि हमने लास्ट टाइम भी ये वीडियो डाली थी कि आपने जिस कंपनी की स्मूथनिंग कराई है, आप उसी कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए। अगर आपने लॉरियल की कराई है तो लॉरियल के कीजिए सारे प्रोडक्ट्स, अगर मैट्रिक्स की कराई है तो मैट्रिक्स के कीजिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हमें प्रोडक्ट नहीं मिलता है जो हम प्रॉपर चाहते हैं, तो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है ना, वो भी स्मूथनिंग के बाद के यूज़ करने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं लॉरियल की स्मूथनिंग के बाद। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो रिबॉन्डिंग के बाद के ही प्रोडक्ट्स हैं, तो यूज़ कर सकते हैं इन केस। लेकिन वैसे हम रेकमेंड करते हैं कि वो ही यूज़ करें, और कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोशिश करें कि लॉरियल का ही यूज़ करें, लेकिन अगर मैट्रिक्स का भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट वन इज़, लेकिन कंडीशन ये है कि वो प्रोडक्ट स्मूथनिंग के बाद वाला ही होना चाहिए, स्मूथनिंग के बाद यूज़ करने का ही होना चाहिए। ठीक है ना, कोई भी प्रोडक्ट मत चूज़ कीजिएगा। मैट्रिक्स का ठीक है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आई यूज़ मैट्रिक्स रिबॉन्डिंग, सो आफ्टर दैट कैन आई यूज़ अनदर सीरम और मास्क लाइक ऑक्सीग्लो फॉर स्ट्रेटनिंग। ये कह रहे हैं कि मैंने मैट्रिक्स की रिबॉन्डिंग की है, तो क्या मैं उसके बाद कोई दूसरा सीरम या कोई मास्क यूज़ कर सकती हूँ, जैसे ऑक्सीग्लो का। देखिए, बिल्कुल भी नहीं। आपने मैट्रिक्स की कराई है ना, तो आप मैट्रिक्स के प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। देखिए, मैंने अभी भी क्या कहा था कि आपने लॉरियल कराई है, मैट्रिक्स का मास्क यूज़ कर सकते हो। क्यों कर सकते हो?
क्योंकि मैट्रिक्स का जो मास्क है वो स्मूदनिंग के बाद यूज़ करने के लिए ही बना है। चाहे मैट्रिक्स की स्मूदनिंग करने के बाद आप लोरियल का यूज़ कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिबॉन्डिंग के बाद ही यूज़ करना है। लेकिन आप कोई और मास्क यूज़ मत करें। लेकिन ऑक्सीग्लो का जो मास्क है वो काफ़ी अच्छा मास्क होता है, ठीक है ना। स्ट्रेटनिंग में नहीं, लेकिन वैसे मास्क जो है काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन स्ट्रेटनिंग के लिए आप स्ट्रेटनिंग के ही प्रोडक्ट्स का यूज़ करें। जस्ट ऑक्सीग्लो का मास्क अच्छा होता है, मैं ये नहीं कह रही कि वो अच्छा नहीं होता, अच्छा होता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप स्ट्रेटनिंग के प्रोडक्ट्स जो है उन्हीं का ही यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़, how should I know that beautician done rebonding और smoothing on my hairs? यानी मैं कैसे पता लगाऊं कि जहाँ जिस ब्यूटिशियन से मैंने रिबॉन्डिंग कराई है या स्मूथनिंग कराई है कि उन्होंने मेरी रिबॉन्डिंग की है या स्मूथनिंग की है। पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, ठीक है ना। अगर आपके हेयर्स बिल्कुल पोकर स्ट्रेट हैं, पोकर स्ट्रेट, उसमें थोड़े जो रिबॉन्डिंग वाले हेयर्स होते हैं ना उसमें स्मूथनेस कम होती है, ठीक है ना। और जो हेयर्स होते हैं ना पोकर स्ट्रेट होते हैं 100%, जैसे कि बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेट होते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आयरनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड की हुई होती है उन पे। जब हम रिबॉन्डिंग करते हैं ना, रिबॉन्डिंग से जब फर्स्ट क्रीम से पहले भी आयरनिंग होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है वो भी, तो इससे आपको पता लग जाएगा। आपके पोकर स्ट्रेट हेयर है, बिल्कुल ही स्ट्रेट, बिल्कुल ही, यानी कि आपके जो नीचे वाले बाल है बिल्कुल भी अगर आप लगते हैं तो आपको हल्का सा फील होता है कि बिल्कुल पोकर स्ट्रेट कोई चीज़ है, तो इसका मतलब आपकी रिबॉन्डिंग है। अगर वो हल्के उसमें स्मूथनेस है, स्मूथ रहते हैं, स्मूथनिंग वाले बाल स्मूथ रहते हैं, इसी की वजह से इसका नाम है स्मूथनिंग, ठीक है ना। तो ये फ़र्क हो जाएगा, आपको देखने से पता लग जाएगा कि रिबॉन्डिंग है स्मूथनिंग है। स्मूथनिंग वाले बाल स्मूथ रहते हैं, रिबॉन्डिंग वाले बाल स्मूथनेस की तरफ कम होते हैं, पॉकर स्ट्रेट होते हैं। लेकिन स्मूथनिंग में पॉकर स्ट्रेट नहीं होता, देखने से ही पता लग जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ गुड स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग और शाइन बॉन्ड फॉर वेरी थिन एंड शॉर्ट हेयर। देखिए, अगर आपके पतले बाल हैं ना तो मैं आपको कहती हूँ कि आप रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग कुछ भी ना करवाओ। क्यों? क्योंकि आपके पहले ही पतले बाल हैं, थिन हैं, ठीक है। तो अगर आप उसमें रिबॉन्डिंग करवा लोगे ना या स्मूथनिंग करवा लोगे ना, आपके बाल और ज़्यादा पतले लगेंगे इस वजह से, ठीक है ना। पतले बाल हैं, आपने स्मूथनिंग करा ली तो वो और ज़्यादा पतले लगेंगे। आपकी अभी तो आपकी जो पोनी टेल हो थोड़ी सी फ्लफ़ी नज़र आती होगी, फिर आपकी वो बिल्कुल पतली सी और पतली सी लटकी हुई नज़र आएगी, इस वजह से कह रही हूँ, ठीक है, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप करवाना चाहते हैं तो स्मूथनिंग करवा सकते हैं, शाइन बॉन्ड भी ले सकते हैं, रिबॉन्डिंग मत लीजिए, और स्मूथनिंग आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखिए जो मैंने बताई है, ठीक है ना। पतले बाल पे रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग करने से वो और ज़्यादा पतले, यानी और ज़्यादा नज़र आते हैं, कम नज़र आते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेट हो जाते हैं ना अपनी अपनी पोजीशंस पे, इस वजह से। नेक्स्ट है, रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग प्राइस प्लीज़। देखिए, रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग का प्राइस हर जगह सेम नहीं होता है, हर जगह अलग अलग होता है। कोई 5000 लेता है, कोई 6000 लेता है, कोई 10,000 भी लेता है, और कोई जैसे कि स्मार्ट बॉन्ड वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें 15,000 20,000 रेंज बढ़ती चली जाती है। लेकिन आप जस्ट कुछ नहीं कराना है, कोई स्मार्ट बॉन्ड वगैरह नहीं लेना है, आप जस्ट रिबॉन्डिंग करा रहे हो, तो वो आजकल तो आपकी 3500 में भी बहुत से पर्सन हैं जो कर देंगे, रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग हो जाती हैं। लेकिन वही बात है ना कि आपको थोड़ा यानी कि एक्सपीरियंस्ड पर्सन से करानी चाहिए, ताकि आपके बालों पे इतना इफ़ेक्ट ना पड़े। तो मेरे अकॉर्डिंग तो क्या करना चाहिए कि आपको एक अच्छे पार्लर से रिबॉन्डिंग कराएं, कोई वो नहीं, अगर आपने रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग करानी है। और प्राइस की बात करें तो रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग में नियर अबाउट 500 का डिफरेंस तो आपको मिलेगा। स्मूथनिंग 500 कम में हो जाती है, यानी मीन्स जैसे कि अगर आपकी कोई स्मूथनिंग 4500 में कर रहा है तो रिबॉन्डिंग आपकी 5000 में करेगा। इन दोनों में ये फ़र्क होता है, ठीक है ना। क्योंकि 500 का गैप आ जाता है। और मान लीजिए कोई आपकी स्मूथनिंग 5000 में कर रहा है
तो रिबॉन्डिंग वो आपकी 5500 में करेगा, क्योंकि रिबॉन्डिंग में आयरनिंग जो होती है वो काफ़ी हार्ड होती है और काफ़ी टाइम कंजप्शन करती है रिबॉन्डिंग के केस में, इस वजह से यही है। वरना प्रोडक्ट सेम होते हैं दोनों के, कोई वो नहीं है कि इसका प्रोडक्ट अलग है उसका प्रोडक्ट अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रोडक्ट सेम है। तो प्राइस का केस तो ये है कि हर जगह आपको कोई जैसे कंपटीशन में होते हैं, काफ़ी सारे पार्लर्स हैं, एक जगह पे कंपटीशन है, तो वो क्या करते हैं कभी कभी अपना प्राइस भी डाउन कर देते हैं। तो बहुत केस हो सकते हैं इस कंडीशन में, तो ये जस्ट आपको देखना है। और प्राइस इसका स्टार्ट होता है नियर अबाउट 5000 से रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग में। यानी स्मूथनिंग अगर आप 5000 में हो रही है तो रिबॉन्डिंग 5500 ऊपर ही मिलेगी, और कोई कोई सेम प्राइस में भी कर देता है। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ salon treatment will help to increase thickness and volume of my hairs, because I feel getting rebonding or smoothing will make my hairs look more flat or thin। ये कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग के बाद मेरे हेयर्स और ज़्यादा फ्लैट हो गए हैं और पतले हो गए हैं, यानी बहुत फ्लैट दिखाई देते हैं, पतले दिखाई देते हैं। वही कंडीशन जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन बोला था, वो कह रहे थे मेरे बाल पतले हैं तो मुझे कौन सी स्मूथनिंग लेनी चाहिए। यही बात इनके साथ हुई है, इनके बाद भी पतले होंगे पहले ही, तो इन्होंने स्मूथनिंग कराई होगी तो इनके बाल और ज़्यादा पतले नज़र आने लग गए होंगे। जो थिन हेयर्स होते हैं ना, अगर आप रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग कराते हो तो और ज़्यादा पतले नज़र आने लग जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं, वो ऑलरेडी पतले हैं, आपने उन्हें और ज़्यादा स्ट्रेट कर दिया तो और ज़्यादा पतले नज़र आते हैं। ठीक है ना। तो मुझे कह रहे हैं कि मुझे कौन सा सैलून ट्रीटमेंट लेना चाहिए कि जो थिकनेस और वॉल्यूम को इंक्रीज़ करें। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको एक क्लियर कर देती हूँ एक बात, कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, आपके हेयर्स की थिकनेस और वॉल्यूम को नहीं बढ़ा सकता, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बढ़ा सकता। हाँ, आप हेयर रिपेयर ट्रीटमेंट ले सकते हो, वो हेयर को रिपेयर करने का काम करते हैं, लेकिन वो आपकी थिकनेस को नहीं बढ़ा सकते, आपकी वॉल्यूम को नहीं बढ़ा सकते। चाहे आप कहीं पे भी कोई भी आपको कह दे कि मेरी थिकनेस और वो हम ये कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं जस्ट आपको क्लियर कर रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी अगर ऐसी थिकनेस और वॉल्यूम बढ़ने लग जाती तो कोई भी बढ़ा लेता, ठीक है। तो बहुत सारे पर्सन्स को ये प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी क्या होता है कि रिबॉन्डिंग गलत होने से, मैंने देखा है, मेरे पास एक क्लाइंट आते हैं, अभी स्टार्ट हुए, पहले नहीं आते थे, उन्होंने रिबॉन्डिंग कहीं से करा ली, उनके सारे हेयर्स ना, पहले उनके भारी हेयर्स थे, बहुत ज़्यादा हैवी थे, वो खुद कहते हैं, लेकिन अब उनके हेयर्स ना कहीं कहीं रह गए, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा झड़ गए, स्कैल्प दिखाई देने लग गई। तो क्या हुआ, गलत तरीके से की गई रिबॉन्डिंग से भी ये प्रॉब्लम होती है, गलत तरीके से की गई रिबॉन्डिंग। तो रिबॉन्डिंग करते हुए हमें बिल्कुल ध्यान में रख के रिबॉन्डिंग करानी चाहिए। आप ये नहीं कि मुझे तो दूसरों को देखा कि अरे वाओ मुझे भी रिबॉन्डिंग करानी है, इसके हेयर्स तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है यार, ऐसा मत कीजिए। आप दूसरों को देखकर अपने, वही बात होती है ना कि दूसरों के महल को देखकर अपने झोपड़ी में आग लगा लो, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो आप खुद देखिए कि आपके हेयर्स कैसे हैं, क्या आपके हेयर्स केमिकल ट्रीटमेंट को सहन कर सकते हैं। देखिए, मैं जस्ट मैक्सिमम पार्लर्स ऐसे होते हैं, बहुत कम सजेशन देने वाले होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो कर देते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता। मैंने बहुत से देखे हैं कि वो कर देते हैं, उनको मतलब नहीं है कि कैसे हेयर्स हैं, कर दो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है यार, ऐसे मत कीजिए, ठीक है। उनको सुजेस्ट कीजिए सब कि आपके हेयर्स ऐसे हैं तो आपके ऊपर नहीं ठीक रहेगी, लेकिन अगर आप करनी भी है तो थोड़ी प्रिकॉशन से कीजिए। और आप खुद देखिए कि आप खुद आपने करवानी है जिसने, वो भी देखिए कि क्या हमारे लिए वो बेटर है या नहीं है, ऐसे नहीं चलता है, ठीक है ना। तो देखा देखी भेड़ चाल मत चलिए, आपके खुद के हेयर्स भी देखिए। नेक्स्ट वन इज़ कंसर्न कर लीजिए, जिसको इसकी नॉलेज है ना उससे कंसर्न कर लीजिए। नेक्स्ट वन इज़ हाउ मच परसेंटेज शुड बी एस बॉन्ड ड्यूरिंग, यानी कितने ब्रेकेज होती है एस बॉन्ड की स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग और रिबॉन्डिंग के टाइम में। देखिए, रिबॉन्डिंग के टाइम, देखिए एस बॉन्ड जो है, हम कहते हैं कि जब हम फर्स्ट क्रीम लगाते हैं तो एस बॉन्ड होते हैं हमारे हेयर्स में, इसमें ना एस बॉन्ड्स होते हैं और वो ब्रेक होते हैं,
ठीक है ना, एस बॉन्ड जो है वो ब्रेक होते हैं। उसके बाद यानी कि रिबॉन्डिंग का काम है फिर से बॉन्ड बनाना, स्मूथनिंग का भी फिर से बॉन्ड बनाना। तो एस बॉन्ड की ब्रेकेज होती है। ये जो बॉन्ड ब्रेक होते हैं फर्स्ट क्रीम की ड्यूरेशन में, सेकंड क्रीम की ड्यूरेशन न्यूट्रलाइजर में हम उसे फिर से रीअरेंज करते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसे ही बने रहते हैं। तो कितने परसेंटेज होते हैं? देखिए पहली बात तो जो क्रीम का जो प्रोसेस होता है ना, एस बॉन्ड की परसेंटेज का कोई चक्कर नहीं होता इसमें। चक्कर पता क्या है कि जब भी हम क्रीम अप्लाई करते हैं, मान लीजिए आपने फर्स्ट क्रीम अप्लाई की, ठीक है, और आप ना 15 मिनट्स होते हैं आपके पास, 15 to 20 मिनट्स मैक्सिमम। लंबे बाल है तो 20 मिनट, छोटे हैं तो 15 मिनट्स में आपकी फ़र्स्ट क्रीम का स्टेप टाइमिंग होती है, हैं, ठीक है। इतने में आपका स्टेप पूरा हो जाना चाहिए फर्स्ट क्रीम का, ठीक है। ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ आप क्रीम लगा रहे हो ना वहाँ से टाइमिंग स्टार्ट हो गई है। अब 15 मिनट्स के बाद आप उन्हें 15 मिनट्स का रेस्ट दे दीजिए, यानी बिठा के रखिए। फिर आपने विजुअल चेकिंग करनी होती है। अब ये नहीं कि इतने परसेंट ही बॉन्ड ब्रेक होंगे और इतने ही परसेंट होंगे, तो आप परसेंटेज किसी थर्मामीटर या किसी कैलकुलेटर से कैलकुलेट तो कर नहीं सकते, है ना। तो आप जस्ट उसको खींच के देखना पड़ता है कि वो अगर वो खींच रहा है ना तो एस बॉन्ड ब्रेक हो गए हैं। और 3 जगह से चेकिंग होती है। एक सबसे पहले लगाई थी वहाँ पे, जो कि हम यहाँ से वर्क करते हैं। एक जो सबसे बाद में लगाई है, ये वहाँ से जो सबसे बाद में लगाई है वहाँ से चेकिंग करनी है। जो सबसे बाद में लगाई हुई होती है ना क्रीम, जहाँ पे जिन हेयर्स सबसे बाद में लगाई उन हेयर्स को चेक कर, अगर उनके बॉन्ड ब्रेक हो गए हैं ना तब आप उन्हें वॉश कर दें। अब आपको परसेंटेज इस पर कैलकुलेट तो कर नहीं सकते हैं ना, परसेंटेज कैलकुलेट नहीं की जा सकती है इसमें, तो ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। एस बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाते हैं। और चाहे रिबॉन्डिंग हो, चाहे स्मूथनिंग हो, चाहे स्ट्रेटनिंग हो, दोनों के ट्रीटमेंट प्रोडक्ट सेम होते हैं, ट्रीटमेंट अलग अलग होते हैं। ये मैंने पहले भी बहुत बार बताया हुआ है, ट्रीटमेंट अलग अलग होते हैं, प्रोसेस अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। बाकी आप खींच के देखना होता है कि वो ब्रेक हुए। अगर वो खींच रहे हैं, इलास्टिसिटी आ गई है तो वो ब्रेक हो गए हैं। अगर इलास्टिसिटी नहीं आई है मतलब आप उन्हें थोड़ी देर का और रेस्ट दें जब तक उसमें इलास्टिसिटी ना आ जाए, और वॉश कर दें। परसेंटेज को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है, किसी पर्टिकुलर मीटर वगैरह से। नेक्स्ट है, अगर वैसे ही बात करूँ तो रिबॉन्डिंग में ऑलमोस्ट हो ही जाते हैं, मैक्सिमम सारे एस बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाते हैं मैक्सिमम। ज़्यादा देर रखते हैं ना तो उसमें ज़्यादा ड्राइनेस की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम पे कीजिए, टाइम पे रिंस आउट कीजिए, यही प्रोसेस है एक अच्छी रिबॉन्डिंग का। नेक्स्ट है स्मूथनिंग ख़राब होने के रीजंस। स्मूथनिंग ख़राब होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मान लीजिए आपने गर्मी में स्मूथनिंग कराई, आपको स्वेटिंग आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, ठीक है, लेकिन आप कंट्रोल नहीं हो रही, तो क्या होगा, आपकी स्मूथनिंग ख़राब हो जाएगी। क्योंकि 3 डेज़ की प्रिकॉशंस होती है ना, थर्ड डे आपका वॉश होता है, तो इतनी प्रिकॉशन रखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने जस्ट स्मूथनिंग करा ली और ख़त्म हो गया काम। एक इसी रीज़न से ख़राब हो सकती है। स्मूथनिंग के बाद आपने बालों को बांध लिया, ख़राब हो जाएगी। फर्स्ट वॉश तक आपने बालों को बांधना नहीं होता है, ड्राई होने तक, ठीक है। फर्स्ट वॉश तक आपको बांधना नहीं है, ठीक है, तो उससे ख़राब हो जाएगी। नेक्स्ट करने के तरीके से भी ख़राब हो जाती है, जिसे करने का तरीका अच्छा नहीं है ना, ठीक नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तब ख़राब हो जाएगी। तो बहुत से रीजंस होते हैं स्मूथनिंग के ख़राब होने के। क्रीम को बहुत ज़्यादा देर तक रखना, बालों में ड्राइनेस ज़्यादा आ जाएगी। अगर फर्स्ट स्टेप की बहुत ज़्यादा न्यूट्रलाइज़र बहुत ज़्यादा देर तक रखना, तभी बालों में ड्राइनेस आ जाएगी। तो कोई एक रीज़न नहीं है ख़राब होने का, बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। जस्ट आपको देखना है, आपको यानी कि जो कर रहा है उसको देखना है। जो करवा रहा है उसको शायद नॉलेज ना हो, लेकिन जो कर रहा है उसको तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और करने के बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए, कहीं गर्मी में ना करवाएं ज़्यादातर। अगर आप एसी में रह सकते हैं 24 घंटे तो करवा लें, यानी कि 2-3 दिन एसी में बिल्कुल पसीना नहीं आना चाहिए। तो इस तरह का ध्यान रखें, पानी नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट, स्मूथनिंग के बाद कोई सीरम लगा सकते हैं। स्मूथनिंग के बाद आप उसी कंपनी का सीरम लगाएं जिस कंपनी की आपने स्मूथनिंग कराई है। प्रोडक्ट्स वो यूज़ करें जिसके आपने स्मूथनिंग कराई है। इस जैसे कि वो पीछे आया था कि लोरियल है तो मैट्रिक्स ही यूज़ कर सकते हैं, मैट्रिक्स का मास्क है, तो कोई बात नहीं, कर लीजिए, क्योंकि वो भी स्मूथनिंग के बाद के ही प्रोडक्ट्स हैं, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई और सीरम नहीं यूज़ करें। नेक्स्ट वन इज़
स्मूथनिंग करने के लिए बालों को उसके प्रोडक्ट्स कौन से हैं बताइए। देखिए इसकी वीडियो मैंने आपको बताई हुई है, यानी कि नंबर में लोरियल में कुछ रेजिस्टेंट और जो लोरियल एक्सटेंसो के नाम से आते हैं, मैट्रिक्स के आते हैं, जैसे कि नॉर्मल आते हैं, रेजिस्टेंट आते हैं। तो ये सारी वीडियो ना मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है। प्रोडक्ट नॉलेज आप देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, किस किस हेयर्स पे यूज़ होते हैं, ये सारे के सारे ना मैंने अपने चैनल पे डाले हुए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं वो पूरी वीडियो। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ स्मूथनिंग इन योर सैलून। देखिए मैं जो स्मूथनिंग करती हूँ मैं 5000 से स्टार्ट करती हूँ, जिसमें स्मार्ट बॉन्ड वगैरह मैं नहीं करती हूँ, और जस्ट स्मूथनिंग होती है। और प्रोडक्ट मेरे ही होंगे, ऑब्वियसली मेरे ही होते हैं, लेकिन सभी जगह नियर अबाउट 5000 से ही स्टार्ट होती है। चाहे मेरे लगा चाहे बाहर लगा लो, नियर अबाउट 5। कोई 6 में भी करता है, कोई 8 में भी करता है। जैसे कि मेरा एरिया है, कोई 6 में भी कर रहा है, कोई 8 में, कोई 10 में भी कर रहा है। मैं 5000 से करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ ग्लोबल कलर एंड बैलियार्ज हाइलाइट्स करने के कितने वक्त के बाद स्मूथनिंग कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात, अगर आपको स्मूथनिंग और कलर इकट्ठे करना है तो पहले स्मूथनिंग करें और फिर कलर करें, क्योंकि स्मूथनिंग से एक बार ट्रीटमेंट हो जाता है तो केमिकल ट्रीटेड हो जाते हैं हेयर्स। उसके बाद जब आप कलर करते हो तो कलर जल्दी आ जाता है। ठीक है ना, कलर करने के बाद आप स्मूथनिंग कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स जो हैं आपको माइल्ड यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है ना, और कितने टाइम के बाद कर सकते हैं तो नियर अबाउट 20 डेज़ का गैप दोनों में ज़रूर रखें। लेकिन मैं कहती हूँ कि 1 मंथ का गैप रखें। मेरे अकॉर्डिंग 1 मंथ का गैप तो होना चाहिए। वैसे तो 15 to 20 डेज़ के गैप के बाद करा लेते हैं, मेरे अकॉर्डिंग 1 मंथ का गैप ज़रूर लें और पहले स्मूथनिंग कराएं और फिर कलर करवाएं अगर आपको सिलेक्शन करनी है तो। नेक्स्ट वन इज़ ऑलमोस्ट 20 hours आफ्टर रिबॉन्डिंग माई हेयर्स डज नॉट सीम टू बी स्ट्रेट। यानी 24 घंटे हो गए हैं, मेरे हेयर्स जो कह रहे हैं स्ट्रेट नज़र ही नहीं आ रहे हैं। इज़ इट नॉर्मल, क्या ये नॉर्मल है? कॉज आई स्टिल डज नॉट वॉश माई हेयर। मैं अभी भी अपने हेयर वॉश नहीं अभी भी अपने वॉश हेयर नहीं किए विद शैम्पू एंड कंडीशनर। सो आई एम थिंकिंग द वेट फॉर द फर्स्ट वॉश मे बी दे विल बिकम ओके आफ्टर दैट। देखिए आपको कह रहे हो कि आपको 24 घंटे हो गए हैं रिबॉन्डिंग कराए हुए, लेकिन आपके जो हेयर्स हैं वो स्ट्रेट नज़र नहीं आ रहे हैं। देखिए ऐसे तो होना नहीं चाहिए वैसे। ठीक है ना, ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि स्ट्रेट नज़र नहीं आ रहे हैं, ये नॉर्मल तो नहीं है। दूसरी बात कि आप कह रहे हो कि 24 घंटे हो गए हैं। ठीक है ना, 48 आवर्स का वेट होता है, यानी 2 दिन का वेट होता है। आप 2 दिन के वेट के बाद अपने हेयर्स को वॉश करें। और ऐसी बात नहीं है कि आप ज़्यादा देर तक वेट करोगे तो आपके हेयर्स जो हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो हो गया है वो हो गया है। ठीक है ना, आप अपने हेयर्स को शैम्पू और कंडीशनर से वॉश करें। यानी कि अगर आपके 48 आवर्स हो गए हैं कंप्लीट तभी वॉश करें। जिस कंपनी की आपने स्मूथनिंग कराई है उसी की ही शैम्पू और कंडीशनर का यूज़ करें। फर्स्ट वॉश के लिए वेट ना करें, इसके लिए भी मैं बता रही हूँ कि ये नहीं है कि आप 4-5 दिन, ऐसा नहीं है। वेट ना करें, जितनी देर टाइमिंग है उतनी ही रखें। प्रोडक्ट ने अपना काम कर दिया जो करना था। मे बी ऐसी बात अगर वो ख़राब होंगे ना, यानी मीन्स टू से कि पहली बात तो वो ख़राब होने ही नहीं चाहिए थे। इट मीन्स कि आपकी स्मूथिंग प्रॉपरली नहीं हुई है। और जो रिज़ल्ट होता है आपको फर्स्ट वॉश के बाद ही पता लगता है, एक्चुअल जो रिज़ल्ट होता है कि वो ख़राब हो ही गए हैं या नहीं हो गए हैं। आप फर्स्ट वॉश करें और 48 आवर्स के बाद फर्स्ट वॉश कर लें, अपने शैम्पू से कंडीशनर लगाएं, अपना मास्क लगाएं और कोई स्ट्रेटिंग वगैरह नहीं करनी, और फिर सूखने के बाद रिज़ल्ट देखें। और फिर आप इसके बाद भी कुछ नहीं कर सकते एक्चुअली में, क्योंकि अगर वो ख़राब हो गई है तो आपके पास वेट करने के अलावा कोई रास्ता है नहीं है। आप वेट करें अगर आपको फिर से करानी है तो। अगर नहीं करानी, मैंने अभी स्टार्टिंग में भी ये कुछ बताया था, अगर नहीं करानी है तो रहने दें। ठीक है ना, तो वेट तब वो करनी पड़ेगी।
ऐसा ये तो कोई ऑप्शन है नहीं कि आप फिर से करा लोगे, तो एकदम तो आप उस करा नहीं सकते। बाकी आप जहाँ से कराई है उनको जस्ट कंप्लेन तो कर ही सकते हो, ये तो करना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाय, हाउ मच यू कॉस्ट फॉर रिबॉन्डिंग। देखिए कॉस्ट का, रिबॉन्डिंग कॉस्ट अभी बात की थी कि मैं 5000 लेती हूँ रिबॉन्डिंग स्मूथिंग दोनों की, चाहे आप रिबॉन्डिंग करा रहे हैं चाहे स्मूथिंग करा रहे हैं। मैं ये नहीं कि रिबॉन्डिंग एक्स्ट्रा चार्ज ले रही हूँ, लेकिन अलग अलग यहाँ पे आपको अलग अलग कॉस्ट मिलेगा। क्या तो नहीं, कोई 5 में भी करता है, कोई 6 में भी करता है, कोई 10 में भी करता है, 15 में भी करता है। स्मार्ट बॉन्ड वगैरह यूज़ करते हैं, बहुत कॉस्टली हो जाती हैं। तो ये कम्प्लीटली आपकी विश होती है, ठीक है, आपने कितने रेंज में आपको करानी है। और बात रेंज की है तो प्रोडक्ट्स की बात है, कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे आते हैं, तो अच्छी जगह से कराएं जहाँ पे आपको ट्रस्ट हो, ऐसे ही ना करें। नेक्स्ट वन इज़, हाउ मच डू यू चार्ज। ये मैंने अभी बताया था फॉर हेयर रिबॉन्डिंग, जस्ट अभी मैंने 2 क्वेश्चंस मैंने इसके रिपीट कर दिए हैं कि मैं कितना चार्ज करती हूँ। बाकी ये भी बता दिया अलग अलग में अलग अलग चार्ज होते हैं। आफ्टर टू ईयर्स ऑफ रिबॉन्डिंग, रिबॉन्डिंग के 2 ईयर्स हो गए हैं, कैन आई यूज़ फर्स्ट शैम्पू दैट आई यूज़ बिफोर रिबॉन्डिंग। यस ऑफ कोर्स यार, 2 साल हो गए आपकी रिबॉन्डिंग, अब तक निकल भी गई होगी, अभी तक रिबॉन्डिंग नहीं बची होगी आपकी, ठीक है ना। 2 साल तक आप, वैसे इतना कोई मैंने देखा नहीं है किसी को कि जिसे रिबॉन्डिंग करवाई है वो वही प्रोडक्ट 2 साल तक यूज़ कर रहा है। मैंने जस्ट सीरियसली कह रही हूँ, मैंने बहुत कम पर्सन ऐसे देखे हैं। कहीं तो ना 1 मंथ बाद ही बोलने लग जाते हैं कि यार मैं अपना नॉर्मल शैम्पू यूज़ कर लूँ, अपना नॉर्मल शैम्पू। मैंने कहा तो नहीं नॉर्मल शैम्पू नहीं यूज़ करना है। तो जस्ट आपको 2 साल हो गए हैं तो आप कर लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वन इज, तो बिल्कुल इतना वो मत कीजिए, 2 साल बाद आप नॉर्मल शैम्पू यूज़ करोगे कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज, इफ दैट फर्स्ट टाइम रिबॉन्डिंग आयरनिंग इज नॉट गुड। ये कह रहे हैं कि पहली बार में रिबॉन्डिंग और आयरनिंग अच्छी नहीं हुई है, कैन आई डू नेक्स्ट डे आफ्टर यूज न्यूट्रलाइजर। नो। देखिए पहली बात तो है कि आपने एक, जैसे मान लिया आपने रिबॉन्डिंग कर ली, पहली बात तो सबसे ज़रूरी बात तो यार मैं जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं ना, सबसे ज़रूरी बात है कि आप रिबॉन्डिंग करा किससे रहे हो। किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से तो कराओ, जिसको नॉलेज हो उससे तो कराओ। तो अगर आपने रिबॉन्डिंग करी है तो नेक्स्ट डे फिर से न्यूट्रलाइजर वगैरह लगाइए, मत लगाइए, नो नीड, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। रिबॉन्डिंग का प्रोसेस रिबॉन्डिंग की तरह ही फॉलो करें, ये नहीं कि नेक्स्ट डे कर लिया उसे नेक्स्ट डे, ऐसा मत करें। आप अपने हेयर्स को क्यों फ्रीजी कर रहे हो, क्यों ड्राई कर रहे हो, क्यों उसे ब्रेकेज ला रहे हो उसमें, क्यों। और किसी अननोन पर्सन से मत कराएं। अननोन मीन्स टू से कि जो जिनको पता नहीं है उनसे मत कराएं, प्लीज़ डोंट डू दैट। तो ये आपके रिबॉन्डिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनका मैंने आज आपको आंसर दिया है। आई होप सो कि आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। इतने कंफ्यूज्ड रहते हैं ना सब रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग को लेकर। आई डोंट नो वाई, क्यों रहते हैं, क्यों ज़्यादा मैक्सिमम मैंने देखी है ना। मैंने जब बीच में बताई थी एक लड़की की बात की, जो एक गर्ल आती है मेरे पास, उन्होंने रिबॉन्डिंग कराई। उन्होंने कैसे की रिबॉन्डिंग कराई थी, उनके फ्रेंड ने कहा यार मुझे रिबॉन्डिंग करनी आती है, चलो मैं रिबॉन्डिंग कर देती हूँ। उसने पता नहीं कैसे की रिबॉन्डिंग, आई डोंट नो, कि उसके सारे बाल ही चले गए। अब उसे स्कैल्प दिखाई देती है, जो छोटे बच्चे कुछ हेयर्स है ना उसमें स्कैल्प दिखाई देती है। दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है ना। तो प्लीज़ डोंट डू दैट। किसी ऐसे पर्सन से जिसको रिबॉन्डिंग करना नहीं आता उससे रिबॉन्डिंग करा रहे हो, ये कोई भी एक अच्छा वे नहीं है। हेयर्स आपके हैं, जस्ट पैसों के चक्कर में अगर आपने रिबॉन्डिंग करानी है तो अच्छी जगह से कराओ ना। सिर्फ पैसे ना देने के चक्कर में, पैसे कम करने के चक्कर में आप कहीं से भी रिबॉन्डिंग करा लोगे, और उस एक गलती का नतीजा ना आपको अपनी सारी ज़िंदगी भुगतना पड़ता है। सारी ज़िंदगी आपके हेयर्स न है, वो आते नहीं हैं यार, आते ही नहीं हैं। सो प्लीज़। तो फ्रेंड्स आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
थैंक यू फ्रेंड्स, आपके आज के जो क्वेश्चन है सच में बहुत ज़्यादा थे और मुझे बहुत अजीब लगे थे क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी थे जो यानी कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन थे और लेकिन उनके आंसर्स आपको नहीं पता थे। सबसे पहली बात है कि जहाँ पे आप जा रहे हैं उनको ज़रूर आपको सुजेस्ट करना चाहिए, और दूसरी चीज़ कि आपको खुद भी देखना चाहिए थोड़ा बहुत कि आपका टेक्सचर कैसा है। तो थैंक यू, गुड बाय।